हेलो दोस्तों, KVS PRT टीयर 2 की इंडेप्थ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 में देखा था इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, और साथ में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कॉन्सेप्ट को भी जाना था, जहाँ पे हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितने तरह के होते हैं और साथ में इन्वायरमेंट का जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो सब हम लोगों ने देख लिया था। तो आज उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चंस इससे इम्पॉर्टेंट बनते हैं और सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं इससे, और साथ में इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा यहीं पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि पर्यावरण के जो भी घटक हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक बायोटिक था और दूसरा था ए बायोटिक। दोनों में डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा था कि बायोटिक में ऐसे कंपोनेंट आ रहे थे जो सजीव होते थे और ए बायोटिक में जो निर्जीव होते थे, यानी नॉन लिविंग चीज़ें। नॉन लिविंग में क्या था, लाइट ऑफ सन, एयर, सॉयल, ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट थे। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में बायोटिक कंपोनेंट, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, देखिए ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी प्लांट्स और ऑप्शन डी मिट्टी। तो वायु, जल और मिट्टी ये सारे तो एबायोटिक हो गए। बायोटिक इसमें से सिर्फ एक है पौधे, और इसके साथ में जितने भी जीव जंतु होते हैं ये सब भी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ऑप्शन सी, ताकि बाद में जब आपको मैं PDF दूंगा तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्डिंग्स एंड रोड्स आर पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट। तो इमारतें और सड़कें किस पर्यावरण का भाग हैं। तो मैंने बताया था कि पर्यावरण के जो भी टाइप्स थे उसमें एक कैटेगरी थी नेचुरल इन्वायरमेंट की और एक था मैन मेड। नेचुरल में मैंने एग्जांपल दिया था कि नदी है। अच्छा, नदी पे एक डैम बना दिया गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो ये डैम क्या हो जाएगा, ये डैम हो जाएगा मैन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी ह्यूमन मेड। यही वाली कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड। तो मैंने बताया था जब हम लोग देख रहे थे निगेटिव इम्पैक्ट वाले टॉपिक में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में जो सेकंड कैटेगरी थी निगेटिव इम्पैक्ट की, उसमें जितने भी ट्रीज कट हो रहे हैं, यानी कि ऐसे जो भी एक्टिविटी जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको निगेटिव इम्पैक्ट वाले में रखा गया था। और उसी में मैंने एग्जांपल बताया था कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, ये किस में आता है, निगेटिव वाले में। जबकि वनीकरण यानी कि पेड़ पौधे लगाना, एफॉरेस्टेशन, ये किसके अंतर्गत आता था, पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंतर्गत आता था। तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पहले समझ लीजिए, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है ताकि कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन के थ्रू भी क्लियर हो जाएं। तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है, आप सभी को पता है, और यहाँ सन है। सन से एनर्जी आ रहा है, हीट एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की के फॉर्म में आ रहा है। अर्थ पे आया, कुछ पोर्शन इसका अर्थ पे रिसीव हुआ, कुछ पोर्शन इसका जब अर्थ गर्म हुई तो यहाँ से भी कुछ इसका रेडिएशन निकलता है। ये हम लोग देखेंगे, कभी मैं बताऊंगा। ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में एक होता है हीट ट्रांसफ़र का मोड, इसको रेडिएशन कहते हैं। तो हर बॉडी हमेशा अपने अंदर से रेडिएशन के रूप में एनर्जी को लॉस करती रहती है। तो सन से एनर्जी पहले आई अर्थ के पास, अब अर्थ से एनर्जी वापस जा रही है, लेकिन अर्थ के ऊपर वायुमंडल है। तो वायुमंडल क्या करता है, इसमें कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो यहाँ से शॉर्ट वेवलेंथ, जब एनर्जी यहाँ से आती है सन से तो वो हाई होती है, हाई एनर्जी की वेव्स को पास होने देते हैं। लेकिन जितने भी हमारे लो एनर्जी यानी अर्थ से जो जा रहा है, ये लो एनर्जी वेव्स होती हैं और इसको वापस एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करती हैं अर्थ की तरफ, और इसी फेनामेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रात के टाइम में माइनस में, अगर यहाँ पे वायुमंडल ना रहे और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना रहे तो रात में अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री तक पहुँच जाएगा, और यहाँ पे रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रह जाएंगी। यानी कि अर्थ की एक नॉर्मल टेम्परेचर को बरकरार रखना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है।
अब आप सोचिए खुद ही, अगर इन गैसों की मात्रा बढ़ती जाए तो जितनी रेडिएशन यहाँ से वापस निकल के चली जा रही थी, वायुमंडल से बाहर चली जा रही थी, उसको भी वो रोकेंगी गैसें। गैसों की मात्रा बढ़ रही है तो एनर्जी और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी अर्थ की तरफ, तो इससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा और इसी को फेनामेना को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई सारी गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है CO2। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक मीथेन भी होता है, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट और याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा। ये तीनों की मात्रा जब बढ़ती है, हमेशा ये लोग हार्मफुल नहीं होते हैं। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में तो बहुत ज़्यादा हीट अर्थ पे आने लगती है और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो CO2 यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया होगा और कौन कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो 3R का प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन हियरिंग। तो नॉइज पॉल्यूशन जो होता है वो हमारे हियरिंग एबिलिटी या फिर हियरिंग कैपेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग सोलर एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सोलर एनर्जी यूज करना किसका जो है एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सस्टेनेबल प्रैक्टिस का ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका करेक्ट एग्जाम्पल होगा। ये किसके लिए यूज होता है, कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, और जब हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग किए थे, आप पहला वीडियो जब देखेंगे चैप्टर 2 वाले में, फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वही हमारा सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फैमिली। तो जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कल्चर है, रिलेशंस हैं, ये सारे हमारे सोशल इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द मेन एम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज टू। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों को पर्यावरण या EVS इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनके अंदर इन्वायरमेंट को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, पर्यावरण जागरूकता पैदा करना। हम लोग NCERT के कुछ 9th और 10th चैप्टर को देखे थे, उसी से रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच लैंड फॉर्म हैज फर्टाइल सॉइल एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग। तो इस वाले चैप्टर में स्पेशली डिफरेंट लैंड फॉर्म के बारे में बताया गया था और मैं इसको एक ब्रीफ में आपको सब चीज़ें वहाँ पे बता दिया था। और मैं जो PDF डालूंगा तो इसको कंबाइन करके डाल दूंगा क्वेश्चन प्लस थ्योरी क्लास को, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो लैंड फॉर्म जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एंड सुटेबल होता है फार्मिंग के लिए, इसमें से प्लेन्स को हम लोगों ने देखा था, मैदानी भाग जो भी होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट स्टोर्स वाटर इन स्टेम्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में कैक्टस होता है जो तनों में अपने पानी स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कैमल इज नोन एज द। तो सभी को पता है कि रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑक्यूपेशन इज़ द मोस्ट कॉमन इन कोस्टल रीजन्स। तो कोस्टल रीजन के बारे में हम लोग देखा था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रमुख व्यवसाय था वो मछली पकड़ना था, यानी कि फिशिंग। तो ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मछली पकड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू हाउस इन माउंटेन्स हैव स्लोपिंग रूफ। तो मैंने वहाँ पे समझाया था आपको कि अगर नॉर्मल प्लेन जैसे हम लोगों के साइड में जैसे छत बनते हैं प्लेन एरिया साइड में तो फ्लैट होते हैं, अगर इस तरह का माउंटेन्स पे बना देंगे तो जब बर्फ़बारी होगी तो बर्फ़ आके इकट्ठा हो जाएगा, उसका भी लोड इकट्ठा होगा यहाँ पे आकर के। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्लोप वाला बनाया जाता है, ताकि अगर बर्फ़ गिरे भी तो सड़क के अपने आप नीचे चली जाए, अलग से उसको हटाने जाना नहीं पड़ेगा आपको। तो यही इसका रीज़न था, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो टू प्रिवेंट रेन एंड स्नो एक्यूमुलेशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है ये। विच एनिमल इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा जानवर यूज होता है। तो
ऊँट हम लोगों ने देखा था रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और माउंटेन्स पे यानी कि पर्वतों पे कौन सा होता है, याक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोन मेनली अफेक्ट्स विच रीजन। साइक्लोन मैंने बताया था कि जब समुद्र से लैंड फॉर्म यानी महाद्वीप से जब टकराते हैं तब उस समय उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं लैंड फॉर्म के ऊपर वैसे वैसे उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक, क्योंकि उनके एनर्जी का जो सोर्स है अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा साइक्लोन के डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जब ये यहाँ पे जाता है लैंड फॉर्म में तो इसका जो एनर्जी का सोर्स है वो समुद्र यानी ओशियन ही होता है। तो उससे जब इधर लैंड फॉर्म साइड में जाएगा तो उसकी एनर्जी घटती जाती है और वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है कि कोस्टल रीजन में जो है सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट होते हैं साइक्लोन से, और मैंने थ्योरी में भी आपको समझा दिया था ये चीज़। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ट्री इज कॉमनली फाउंड इन माउंटेन रीजन्स। तो माउंटेन रीजन में पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको ही पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी वाले से लिया गया है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। तो स्काई में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एक सीरीज भी याद रख लीजिएगा करके ज्योग्राफी में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है सन, फिर होता है मून, उसके बाद क्या होता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा, ये जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें नहीं पूछेगा, इसमें जो पूछा है तो सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्रम को याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डज सन अपीयर टू मूव। तो अपीयर के बारे में कहा गया है और ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ था, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, लेकिन नॉर्मल जो अर्थ का रोटेशन होता है, सन तो फिक्स है एक जगह पे, वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो हमें सन कैसा लगता है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ठीक, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन आर शैडोज द शॉर्टेस्ट। तो दोपहर के समय में शैडो सबसे छोटी हो जाती है और सुबह और शाम में शैडो जो है सबसे बड़ी हो जाती है। मतलब शाम के टाइम में देखेंगे तो इतनी बड़ी आपको शैडो नज़र आएगी, जबकि दोपहर में यहीं पैर के पास ही आपकी शैडो बन जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आफ्टरनून में। अगला क्वेश्चन है शैडोज आर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो शैडोज तभी बनते हैं जब लाइट की उपस्थिति होती है। आप टॉर्च से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि सूर्य के प्रकाश में खड़े रहें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच डिवाइस वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स टू टेल टाइम यूजिंग शैडोज। तो शैडो का यूज करके ही सूर्य घड़ी बनाई गई थी। तो ये सब भी हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सन डायल। अगला क्वेश्चन है विच फेज ऑफ द मून इज कॉल्ड पूर्णिमा। तो फुल मून को ही पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक, न्यू मून को कहा जाता है अमावस्या। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन विच मून फेज। तो दिवाली आप सभी को पता होगा अमावस्या के दिन किया जाता है और अमावस्या को मून नहीं दिखाई देता है, तो न्यू मून इस दिन रहता है अमावस्या। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द साइटिंग ऑफ द न्यू मून। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द शैडो व्हेन द लाइट सोर्स इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। तो जब प्रकाश स्रोत वस्तु के पास होती है तब छाया क्या होता है। आप किसी भी लाइट सोर्स के पास जाएंगे तो उसकी शैडो बढ़ती जाती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा आप लाइट सोर्स के नज़दीक जाएंगे, टॉर्च या फ्लैश कुछ भी जलाकर आप देख सकते हैं, आपकी शैडो बड़ी होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच स्किल इज मेनली डेवलप्ड थ्रू स्काई ऑब्जर्वेशन। तो इससे ऑब्जर्वेशन जो है बढ़ती है बच्चों की, जब हम लोग स्काई को ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, और मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आप जा करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो भी मॉडल आंसर्स हैं इसको मैंने लिख लिया है पहले से ही, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। खोजना मटेरियल नहीं खोजना है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसी से आपको नंबर मिलेगा। इसको बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, क्योंकि आप देखने जाएंगे तो 10 क्वेश्चन आपको लिखना है और 2.5 घंटे में 60 ऑब्जेक्टिव करने हैं, 10 रिटेन वाले करने हैं। तो आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि आप 2-3 पेज में एक क्वेश्चन को लिखें। हाँ, कोशिश करिए कि कुछ डायग्राम बना दीजिए, लगभग जो है 3/4 पेज आप भर दीजिए, 3/4 A4 शीट डायग्राम और थोड़ा सा थ्योरी लिख करके।
तो उसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है, ज़्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं है। इसको आप देखेंगे और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा, तो आपका क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस होता रहेगा और साथ में इसको लिखते हुए चलिएगा। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसका डेफिनीशन लिखने को आ सकता है। तो मैं थ्योरी वाले क्लास में इसको डिटेल में समझाया था कि पर्यावरण वह सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरती हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनमें सजीव और निर्जीव दोनों शामिल हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर इसके बाद ये लिख दीजिए पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं बायोटिक और एबायोटिक वाले में, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। और एबायोटिक में लिख दीजिए एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट। तो 3-4 एग्जाम्पल याद रखिएगा और इसको ऐसे आप बना दीजिएगा डायग्राम इन्वायरमेंट, और इसको ऐसे इधर लिख दीजिए बायोटिक और एबायोटिक। तो ये आपका एक जो है फ्लो चार्ट भी बन जाएगा। उसके बाद इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर दीजिए कि इसमें जैसे लिविंग चीज़ें आती हैं, इसमें नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। आपका लगभग 3/4 पेज जो है A4 शीट का भर जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख ले जाएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट विथ एग्जाम्पल्स। तो अलग अलग टाइप हम लोगों ने देखे थे इन्वायरमेंट के, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड और सोशल इन्वायरमेंट, ठीक। तो ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया है जैसे फॉरेस्ट, रिवर और माउंटेन्स, ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। ये सब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में भी देखे थे। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ये भी मैंने बताया था, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेज, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक। सोशल इन्वायरमेंट, इसमें फैमिली, स्कूल, सोसाइटी। तो अभी भी मैंने बताया था कि सोशल इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे रिलेशंस होते हैं, किसी भी चीज़ से गैदरिंग होती है, ऑफिस होता है, ये सब जो हमारे सोशल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसको आप एक एक दो दो लाइन लिख करके सेम टू सेम ऐसे लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिए टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अच्छा, एक चीज़ कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि कंपोनेंट और टाइप में, कंपोनेंट में बायोटिक या बायोटिक उसके कंपोनेंट थे, ठीक। जबकि टाइप्स वाले में आपको क्या देखना है, कितने टाइप के हैं, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड और सोशल इन्वायरमेंट। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत रहिएगा, इसको जो है एक बार लिख करके देख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक, पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव सकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो मैंने बताया था कि ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, वो सकारात्मक है, जिससे नुकसान होता है वो नकारात्मक है। जैसे पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब क्या है, नकारात्मक प्रभाव हैं, ठीक। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनीशन आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे बना दीजिएगा पॉजिटिव और एक साइड लिख दीजिएगा निगेटिव। फिर इसी चीज़ को नीचे ले जा करके फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम भर का हो जाएगा और फ्लो चार्ट भी आपका बन जाएगा, ठीक। तो ये सब मैंने बताया था, ट्री प्लांटेशन, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सारे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंतर्गत आते हैं। जबकि निगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव में क्या आ रहा था, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब पॉल्यूशन एंड इट्स मेजर टाइप्स। पॉल्यूशन और इसके टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। एक इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन और एक ये वाला, पॉल्यूशन और इसके टाइप के बारे में। तो इसमें सबसे पहले पॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख दीजिए। तो प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वायु, जल, मिट्टी का दूषित होना जो सजीवों को नुकसान पहुंचाता है, यही पॉल्यूशन कहलाता है। मतलब एयर, वाटर एंड सॉइल, इसकी क्वालिटी जब खराब हो जाती है, इसी को पॉल्यूशन कहा जाता है। एक सिंपल सा डेफिनेशन है। अब ये तीनों को ही आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, ठीक, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। इन सब को अगर आप पढ़ने जाएंगे तो ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं और काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन आप इसको एक एक दो दो लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं पॉल्यूशन का एक स्पेशल नोट्स, कोई शॉर्ट नोट बना करके आपको दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बाकी जो था मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो अभी इतना समझिए। उसके बाद मैं इसका जो है एक छोटा सा और नोट्स बना के अपडेट कर दूंगा आपको, किसके में क्या आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में भी इसी क्वेश्चन को देखे थे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए हुए। मतलब आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा यूज कर रहे हैं कि आपका भी काम हो जा रहा है और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके भी रख रहे हैं। मतलब कुल मिला के एक विवेकपूर्ण तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। 3R प्रिंसिपल मैंने समझाया था, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का इससे संरक्षण होता है, बैलेंस डेवलपमेंट यानी संतुलित विकास होता है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो इतने सारे पॉइंट लिख दीजिएगा। 3R वाला भी प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल तीनों को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए टीचर इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टीचिंग का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक शिक्षक छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में जो भी बच्चे स्कूल आते हैं तो वो अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपके साथ शेयर करते हैं। तो वहाँ आप जो कुछ भी सिखाएंगे वो बच्चे सीख करके वही सोसाइटी में जा कर के इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वहाँ से उनका जो है एक सोशल थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। और रोल क्या क्या होता है मैंने पॉइंट वाइज भी लिख दिया, बाकी इसको आप बना करके भी अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनकरेज इको फ्रेंडली हैबिट्स, तो पर्यावरण अनुकूल आदतें उत्पन्न करिए वहाँ पे क्लास में। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जैसे कि आपने बता तो दिया है कि हाँ एफॉरेस्टेशन सही है, तो आप ले जा करके बच्चों को पेड़ पौधे लगवाइए, तो वहाँ से उनके अंदर इंटरेस्ट जगेगा और एक तरह से अच्छी आदतें डेवलप होंगी। डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेदारी विकसित करना कि कैसे हमें जो है सस्टेनेबल यूज करना है अपने रिसोर्सेज का। ठीक, ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। टीचिंग कंजर्वेशन मेथड्स, तो संरक्षण के तरीकों को सिखाना कि प्लांटेशन एफॉरेस्टेशन के थ्रू क्या क्या होता है, और साथ में निगेटिव इम्पैक्ट जो भी हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के, उससे भी अगर आप अवेयर कराते हैं पॉल्यूशन वगैरह से, तो वो भी एक तरह से एक आपका रोल अच्छा निकल करके आता है एज ए टीचर के रूप में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिख दिया है। बाकी इसको आप अपने वर्ड्स में जो है एक पन्ने आधे पन्ने या 3/4 पेज में लिख देंगे तो सही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। और क्वेश्चन इसलिए मैं लिया हुआ हूँ कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप वहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तो छात्र पर्यावरण संरक्षण में कैसे योगदान दे सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आप अगर Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो छात्र दैनिक जीवन में सरल आदतें अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। जस्ट उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, उसको भी आप थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, जैसे सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अवॉइडिंग प्लास्टिक से बचाव करना, प्लांटिंग ट्री पौधारोपण करना, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन्स, तो स्वच्छता बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, तो वहाँ से आपको जो है ये सारी आइडिया आपको स्टूडेंट को दे सकते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर, डेवलप ए रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। ठीक, तो पर्यावरण शिक्षा छात्रों को प्रकृति के महत्व को समझने और जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसको भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए टीचर एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं Tier 2 का, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलती है, मूल्यों का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स, सतत जीवन शैली। और साथ में कुछ पॉइंट आप ऊपर के क्वेश्चन से भी डाल सकते हैं, कैसे क्या करना है, इसको आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दीजिए, तो वो आपका क्वेश्चंस बहुत अच्छा माना जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जो है फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इम्प्रूवमेंट का भी हमें आइडिया मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।